हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्जीक्यूटिव नोट्स। आज का ये वीडियो है, ये है राजनीतिक विकास के बारे में है। ये परिभाषा ऑमेंडेवल व पाउल की। राजनीतिक विकास राजनीतिक संरचनाओं का अभिबद्ध विभेदीकरण व विशेषीकरण तथा राजनीतिक संस्कृति का बढ़ा हुआ लौकिकरण है। जो ये राजनीतिक विकास है, ये राजनीतिक संरचनाओं का अभिबद्ध विभेदीकरण व विशेषीकरण तथा राजनीतिक संस्कृति का बढ़ा हुआ लौकिकरण है। मैकेंजी के अनुसार, मैकेंजी ने कहा है कि राजनीतिक विकास समाज में उच्च स्तरीय अनुकूलन के प्रति अनुकूल होने की क्षमता है। राजनीतिक जागवार आयु के अनुसार है। राजनीतिक विकास एक ऐसी प्रक्रिया के रूप से राजनीतिक आधुनिकीकरण तथा राजनीतिक संस्थाकरण का एक जोड़ है। राजनीतिक विकास की व्याख्या। राजनीतिक विकास की विभिन्न व्याख्याओं का वर्णन निम्नलिखित है। फर्स्ट हो गया, राजनीतिक विकास आर्थिक विकास का राजनीतिक पूर्व शर्त है। राजनीतिक विकास और आर्थिक विकास में गहरा संबंध है। राजनीतिक विकास और आर्थिक समस्याओं का समाधान करने के लिए राजनीतिक परिस्थितियों का अनुकूल बनाना आवश्यक है। दूसरा हो गया, राजनीतिक विकास औद्योगिक समाजों का विशिष्ट राजनीतिक रूप है। तीसरा हो गया, राजनीतिक विकास की व्याख्या के तीसरा रूप हो गया, ये हो गया राजनीतिक आधुनिकीकरण के रूप में राजनीतिक विकास। इस दृष्टिकोण के समर्थकों की मानता है कि जिन देशों में लोकतंत्र है, वहाँ की जनता देश की राजनीति में सक्रिय रूप से भाग लेती है। जहाँ स्वतंत्र राजनीतिक संस्थाओं का अस्तित्व है, वहाँ राजनीतिक आधुनिकीकरण है तथा इस प्रकार के देशों अथवा ऐसी राजनीतिक व्यवस्थाओं को राजनीतिक रूप से विकसित समझा जाना चाहिए। जो राजनीतिक आधुनिकीकरण के रूप में राजनीतिक व्यवस्था, जहाँ की क्या हुआ कि डेमोक्रेसी है, वहाँ क्या है कि जनता देश की राजनीति में सक्रिय रूप से भाग लेती है। जहाँ स्वतंत्र राजनीतिक संस्थाओं का अस्तित्व, वहाँ जो स्वतंत्र इंस्टीट्यूशंस होते हैं उनका अस्तित्व है, वह राजनीतिक आधुनिकीकरण है। इस प्रकार के देशों अथवा राजनीतिक व्यवस्थाओं को राजनीतिक रूप से विकसित समझा जाना चाहिए। चौथा हो गया, राजनीतिक विकास राष्ट्रीय राज्य के व्यवहार के रूप में राष्ट्रीयता की भावना राजनीतिक विकास का ज्वलंत चिन्ह है। राष्ट्रवाद राजनीतिक विकास के लिए आवश्यक है किंतु पर्याप्त नहीं है। पांचवा हो गया, सार्वजनिक गतिशीलता एवं सहभागिता के रूप में राजनीतिक विकास। शासन में गतिशीलता लाना और शक्ति को बढ़ाना ही राजनीतिक विकास है। किसी भी शासन व्यवस्था को प्राकृतिक साधनों एवं मानव संसाधनों का प्रयोग करके गतिशील बनाया जा सकता है। सिक्स्थ हो गया, राजनीतिक विकास बहुसंख्यक समुदाय के योगदान के रूप में। जहाँ जनता राजनीति में अधिक सक्रिय होती है, वहाँ राजनीतिक ये लक्षण होते हैं। चुनाव, राजनीतिक समस्याएं, प्रचार प्रदर्शन आदि राजनीतिक विकास के चिन्ह माने जाते हैं। यहाँ पर बहुसंख्यक का मतलब हो गया देश की अधिकांश जनता। राजनीतिक विकास लोकतंत्र का निर्माण है। एट्थ हो गया, राजनीतिक विकास सामाजिक व आर्थिक परिवर्तन के रूप में। देश की सामाजिक एवं आर्थिक प्रगति ही राजनीतिक विकास से संबंधित है। सामाजिक या आर्थिक परिवर्तन शासन में स्थायित्व पर निर्भर करता है। राजनीतिक विकास बहुपक्षीय रूप। राजनीतिक विकास का बहुपक्षीय रूप। राजनीतिक विकास बहुमुखी सामाजिक परिवर्तन का एक पहलू है। इस विचार के सामाजिक विकास को हम विकास के अन्य पहलुओं से संबंधित करते हैं। 10th हो गया, राजनीतिक विकास प्रशासकीय और वैधानिक विकास के रूप में। किसी भी विकास के लिए प्रशासनिक संस्थाएं इस प्रकार से कुशल और विकसित होनी चाहिए कि वे अपने सामने आने वाली हर समस्या का समाधान निकाल सके और प्रशासन का कुशलतापूर्वक चला सके। राजनीतिक विकास प्रशासकीय और वैधानिक विकास के रूप में। तो ये हो गया 10 पॉइंट हो गया राजनीतिक विकास की व्याख्या के रूप में। ये हो गया राजनीतिक विकास की जो विशेषताएं हैं वो क्या क्या हैं। लुशियन पाई द्वारा राजनीतिक विकास की विशेषताएं, मतलब अलग अलग विचारक थे, उन्होंने अपने विचार प्रस्तुत किए, मतलब राजनीतिक विकास की विशेषताएं बताने में। लुशियन पाई के द्वारा इन्होंने 3 विशेषताएं बताई हैं राजनीतिक विकास की। एक तो समानता, दूसरा क्षमता, तीसरा विविधीकरण, मतलब डिफरेंशिएशंस।
समता समानता से तात्पर्य है कि लोगों में राजनीतिक व्यवस्था के प्रति सामान्य भावना का उत्पन्न होना। लोगों में समानता की अवस्था तब पाई जाएगी जब उन्हें राजनीतिक गतिविधियों में समान रूप से भाग लेने का अधिकार होगा और राजनीतिक प्रक्रियाओं में जन सहभागिता में किसी प्रकार का भेदभाव न हो। राजनीतिक विकास के इस लक्षण को निम्नलिखित तरह से समझा जा सकता है। समता का अर्थ है कि मतलब उन्होंने कहा कि समानता से तात्पर्य है कि राजनीतिक व्यवस्था के प्रति सामान्य भावना उत्पन्न हो। लोगों में समानता की अवस्था तब पाई जाएगी जब राजनीतिक गतिविधियों में क्या लेंगे, समान रूप से भाग लेने का अधिकार होगा उनको। राजनीतिक प्रक्रियाओं में जन सहभागिता में किसी प्रकार का भेदभाव न हो। राजनीतिक विकास के इस लक्षण को निम्न प्रकार से समझा जा सकता है। एक तो कि समाज राजनीतिक अवसर, एक सार्वभौमिक कानून, दो राजनीतिक भर्ती में पारदर्शिता, तीन संयोजित जनसमूह, चौथा पांचवा के भेदभाव रहित कानून। उसके बाद हो गया क्षमता को कहते हैं कैपेसिटी। दूसरा उन्होंने विशेषता बताई है लुशियन पाई ने, उसकी राजनीतिक विकास की वो है क्षमता। क्षमता का अर्थ है कोई भी राज्य या सरकार आवश्यक कार्यों को निष्पादित करने की कितनी क्षमता अर्थात सामर्थ्य रखती है, अर्थात उसमें प्रशासकीय कार्यकुशलता से भी है। इसका अन्य अर्थ प्रशासन में विवेकपूर्ण धर्मनिरपेक्ष दृष्टिकोण उत्पन्न करने तथा विवादों का तर्कपूर्ण आधार पर समुचित समाधान करने से भी माना जाता है। कैपेसिटी का अर्थ हो गया क्षमता। ये क्षमता है कि जो सरकार है या राज्य है वो कार्यों को किस प्रकार से निष्पादित करती है, और उसका अन्य अर्थ ये है कि विवेकपूर्ण धर्मनिरपेक्ष दृष्टिकोण होना है। मतलब स्टेट का क्या होंगे, धर्मनिरपेक्ष दृष्टिकोण उत्पन्न करने तथा विवादों का तर्कपूर्ण आधार पर समुचित समाधान करने से भी माना जाता है। विभेदीकरण, डिफरेंशिएशंस। विभेदीकरण राजनीतिक व्यवस्था का टुकड़ों में बढ़ जाना न होकर एकीकरण पर आधारित विशेषीकरण से होता है। जिस राजनीतिक समाज में अलग अलग कार्यों के लिए अलग अलग राजनीतिक संस्थाएं होती है और उनके कार्यों व शक्तियों का भी स्पष्ट विभाजन होता है तथा कार्यों में सुनिश्चितता का गुण होता है। उसके बाद हो गया आमंड एवं पाउल के द्वारा जो विकास की विशेषताएं हैं राजनीतिक विकास की, इन्होंने भी तीन विशेषताएं, एक तो हो गया तीन विशेषताएं बताई। भूमि का विभेदीकरण, दूसरा हो गया उपव्यवस्था स्वायत्ता, तीसरा हो गया इनका लौकिकीकरण सेकुलराइजेशन। नंबर एक हो गया भूमि का विभेदीकरण। लुशियन पाई ने राजनीतिक विकास के संरचनात्मक विभेदीकरण की बात की है। लुशियन पाई ने क्या संरचनात्मक विभेदीकरण की बात की। इसके विपरीत आमंड व पाउल ने भूमि का विभेदीकरण पर अधिक जोर देते हैं। उनका कहना है कि कई देशों में संरचनाओं का विभेदीकरण तो कर लिया जाता है किंतु व्यवहार में एक ही संरचना सरकार के सभी कार्यों को कर देती है। साम्यवादी देशों में व्यवहार में ऐसा ही होता है। कार्यपालिका व्यवस्थापन के कार्य भी करती है। क्या होता है कि भूमि का विभेदीकरण पर जोर दिया है आमंड एवं पाउल ने। इनका कहना है कि कई देशों में संरचनाओं का विभेदीकरण तो कर लिया जाता है, संरचनाओं का विभेदीकरण तो क्या, किंतु व्यवहार में क्या होता है, एक ही संरचना क्या करती है, सभी कार्यों को करती है। जैसे साम्यवादी देशों में जो कार्यपालिका होती है वे व्यवस्थापन के कार्य भी करती है। जिस देश में संरचनात्मक विभेदीकरण के साथ साथ भूमि का विभेदीकरण होती है अर्थात सरकार के विभिन्न अंग अपने अपने कार्यों को ही करते हैं, वहाँ पर भी राजनीतिक विकास की उपस्थिति मानी जानी चाहिए। जहाँ भूमि का विभेदीकरण होगा वहीं पर संरचनात्मक विभेदीकरण के आधार पर कार्य करेंगी और संरचनात्मक विभेदीकरण, भूमि का विभेदीकरण तथा विशेषीकरण साथ मिलकर राजनीतिक विकास की विशेषताएं बन जाएंगी। मतलब इसका ये मतलब है कि जिस देश में संरचनात्मक विभेदीकरण के साथ साथ भूमि का विभेदीकरण होता है अर्थात सरकार के विभिन्न अंग अपने अपने कार्यों को ही करते हैं, वहाँ पर राजनीतिक विकास की उपस्थिति जानी चाहिए। सरकार के जो विभिन्न अंग होते हैं, कार्यपालिका, न्यायपालिका और व्यवस्थापिका अपने अपने कार्य करते हैं, वहाँ पर भी क्या होती है, राजनीतिक विकास की उपस्थिति मानी जानी चाहिए। उसके बाद हो गया दूसरा पॉइंट हो गया उपव्यवस्था स्वायत्ता। यह विशेषता राजनीतिक व्यवस्था की क्षमता के साथ जुड़ी हुई है। इसे लुशियन पाई की क्षमता की विशेषता भी माने जाने कैपेसिटी से है। उस उपव्यवस्था स्वायत्ता का अर्थ है राजनीतिक व्यवस्थाओं को उपव्यवस्थाओं में बांटना तथा उन्हें कार्य करने की शक्ति प्रदान करना। आमंड का मानना है कि उपव्यवस्थाओं की स्वायत्ता ही राजनीतिक व्यवस्था में भूमि का विभेदीकरण का गुण लाकर उसकी क्षमता में वृद्धि कर सकती है। उपव्यवस्था का स्पष्ट संकेत विकेंद्रीकरण की तरफ होता है। इसमें जनता की मांगें सीधे केंद्र के पास जाने के बजाय उपव्यवस्थाओं के पास चली जाती है, जहाँ पर
उन पर व्यवस्थाएं ही निर्णय लेती है। इससे राजनीतिक व्यवस्था का क्षमता स्तर बढ़ता है। ये क्या है कि इसमें यह विशेषता राजनीतिक व्यवस्था की क्षमता में के साथ जुड़ी इसमें पाई की क्षमता की विशेषताएं भी माना जाता है। उपव्यवस्था स्वायत्ता का अर्थ है कि राजनीतिक व्यवस्थाओं को उपव्यवस्थाओं में बांटना, अलग अलग व्यवस्थाओं में बांटना, उन्हें कार्य करने की शक्ति प्रदान करना। आमंड का मानना है कि उपव्यवस्थाओं की स्वायत्ता ही राजनीतिक व्यवस्था में भूमिका विभेदीकरण का गुण लाकर उसकी क्षमता में वृद्धि करती है। जो भूमिका विभेदीकरण हो गया, ये हो गया जिसके अपने अपने कार्य होंगे, वो जिस ऑर्गन्स के शासन के जिस ऑर्गन्स के अपने कार्य होंगे, जैसे व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, इसका अपना कार्य बांट दिया जाएगा तो क्या होगा कि उसकी क्षमता में वृद्धि हो जाए। उपव्यवस्था का स्पष्ट संकेत विकेंद्रीकरण मतलब उसका डिसेंट्रलाइजेशन कर लेना, मतलब अलग अलग शक्तियों को अलग अलग बांट देना से है नीचे लेवल तक। इसमें जनता की मांझे सीधे केंद्र के पास जाने के बजाय उपव्यवस्थाओं के पास चली जाती हैं, जहां उन पर व्यवस्थाएं ही निर्णय लेती हैं। इससे राजनीतिक व्यवस्था का क्षमता का स्तर बढ़ जाता है। मतलब इसमें यह है कि जो केंद्रीकरण होकर विकेंद्रीकरण होता है, किया जाता है। उसके बाद हो गया तीसरा गुण हो गया लौकिकीकरण, सेकुलराइजेशन। आमंड एवं पावेल के अनुसार लौकिकीकरण का संबंध संस्कृति से ही है। इसे पाई की समानता से भी माना जाना चाहिए, क्योंकि समानता का संबंध औचित्यपूर्ण तथा व्यवस्था में प्रतिनिष्ठा रखने वाली राजनीतिक संस्कृति तथा भावनाओं से है। इसलिए समाज में लौकिकीकरण तभी हो सकता है जब उसमें समानता को गुण हो। परंपरागत से दूर हटकर धर्मनिरपेक्षता की तरफ बढ़ने वाला समाज लौकिकीकरण वाला समाज कहलाता है। इसमें लौकिकीकरण माना हो गया कि समानता और सेकुलराइजेशन, मतलब धर्मनिरपेक्षता होनी चाहिए, कुल मिलाकर ये है। क्या ये है। उसके बाद हो गया राजनीतिक विकास के स्तर। राजनीतिक विकास के विभिन्न स्तरों को निम्न प्रकार से समझा जा सकता है। आमंड के विचार हैं। आमंड ने राजनीतिक विकास को 4 अवस्थाओं में वर्णन किया। एक हो गया राज्य निर्माण का स्तर। पहला उनका आमंड का जो विकास का स्तर है राष्ट्र निर्माण का। राजनीतिक विकास की प्रथम अवस्था राज्य निर्माण की है। इस स्तर में केंद्रीय सत्ता का निर्माण तथा विभिन्न समूहों का केंद्रीय सत्ता के अधिकार क्षेत्र में एकीकरण होना है। दूसरा हो गया राष्ट्रीय निर्माण का स्तर। लोगों की राष्ट्र के प्रति भक्ति व निष्ठा उत्पन्न होना ताकि निवेशों का समर्थन बढ़ जाए। तीसरा हो गया सहभागिता का स्तर। व्यक्ति एवं समूहों को राजनीतिक प्रक्रिया में व्यापक रूप से भागीदार होना। चौथा हो गया वितरण का स्तर। सामाजिक जीवन के लिए राजनीतिक व्यवस्था के लाभों का विभिन्न विधियों द्वारा आम जनता तक पहुँचा। केनेथ और गैनेस्की का विचार है। इसके अनुसार राजनीतिक विकास के निम्नलिखित 4 चरण होते हैं, 4 स्तर होते हैं। एक हो गया राजनीतिक एकीकरण। समाज कई आधारों पर बटा होता है, जैसे कि धर्म, जाति, वंश व राजनीति के आधार पर। राजनीतिक एकीकरण का अभाव एक तरह की अराजकता होती है। राजनीतिक एकीकरण के पश्चात समाज में हर दृष्टिकोण से व्यवस्था स्थापित हो जाती है। राजनीतिक एकीकरण के बाद ये आर्थिक विकास संभव होता है। उसके बाद हो गया औद्योगिकीकरण। समाज में शक्ति और व्यवस्था के बाद सरकार का ध्यान औद्योगिक विकास की ओर जाता है। शांति और व्यवस्था स्थापित होने के बाद ही लोग पूंजी संचयन की सोच सकते हैं। उसके बिना किसी भी देश में आर्थिक विकास का लक्ष्य प्राप्त नहीं हो सकता है। तीसरा हो गया राष्ट्रीय लोक कल्याण। इसमें जनता को पूंजीपतियों के शोषण से मुक्त रखकर उसके कल्याण को ही प्राथमिकता दी जानी चाहिए, ताकि शासन में सहभागिता का स्तर बढ़ सके और जनता के सार्वजनिक कल्याण का मार्ग प्रशस्त हो सके। तीसरा हो गया समृद्धि की अवस्था। यह अवस्था वैज्ञानिक और तकनीकी ज्ञान की वृद्धि के कारण उत्पादन की बहुलता का घोतक है। यह राजनीतिक विकास की जटिल अवस्था है। इसमें उत्पादक रोजगार कम हो जाता है, किंतु श्रमिक संघों की शक्ति बढ़ने लगती है। इसमें जनता की सुख सुविधाओं की में कोई कमी नहीं रहती है। तो ये हो गया केनेथ और गैनेस्की के विचार हैं। इसमें इन्होंने 4 राजनीतिक विकास के 4 चरण या 4 स्तर बनाए। एक राजनीतिक एकीकरण, दूसरा हो गया औद्योगिकीकरण, तीसरा हो गया राष्ट्रीय लोक कल्याण, चौथा हो गया समृद्धि की अवस्था। उसके बाद हो गया राजनीतिक विकास की अवधारणा का मूल्यांकन। राजनीतिक विकास की अवधारणा द्वितीय विश्व युद्ध के बाद नवोदित एशिया, अफ्रीका व लैटिन अमेरिका के राष्ट्रों को राजनीतिक व्यवस्था
व्यवस्थाओं की राजनीतिक संस्थाओं और संरचनाओं को समझने में महत्वपूर्ण माने जाने लगी है, क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद इन नवोदित देशों में राजनीतिक विकास की दिशा को समझने में इस अवधारणा ने काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। इस अवधारणा के आगमन से राजनीतिक व्यवस्थाओं के तुलनात्मक अध्ययन में मदद मिली और राजनीतिक व्यवस्थाओं का वर्गीकरण करना आसान हो गया। तो फ्रेंड्स, ये हो गया राजनीतिक विकास के बारे में हो गया वीडियो। राजनीतिक विकास की परिभाषा, राजनीतिक विकास की व्याख्या, राजनीतिक विकास की विशेषताएं और राजनीतिक विकास के जो स्तर हैं उसके बारे में हो गया वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल and like, share and comment on this video.